आज हम कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय इतिहास में पार्ट 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका अगला वीडियो लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो के बारे में जो पढ़ा था उसके बाद से हम पढ़ रहे हैं। तो पहली हेडिंग आती है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। देखिए, जैसे ही विश्व के कई देशों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया में मजदूरों की आवश्यकता होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया का मतलब है उद्योगों की स्थापना। तो उद्योगों की स्थापना के बाद जब कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो कई ऐसे देश थे जहां पर मजदूरों की कमी थी, अर्थात जनसंख्या कम थी, इस कारण से मजदूर नहीं मिल पाते थे। तो भारत से ही अनुबंधित अर्थात मजदूरों को एक अनुबंध के आधार पर विदेशों में ले जाया जाता था। अनुबंध क्या है? अनुबंध का मतलब होता है एक शर्त के आधार पर ले लिया जाता था, मतलब ले जाया जाता था विदेशों में। और शर्त क्या होती थी? विभिन्न काम की विभिन्न शर्त होती थी। जैसे चाय के बागानों के लिए जब मजदूर ले जाए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उनकी शर्तें होती थी कि तुम्हें 5 साल तक इस बागान में काम करना पड़ेगा और 5 साल बाद तुम्हें स्वतंत्र किया जाएगा। लेकिन 5 साल तक बहुत ही कठिन मेहनत उनसे ली जाती थी। अब अनुबंधित श्रमिकों का शोषण किस प्रकार से होता था कि जब इन अनुबंधित श्रमिकों को, चाहे वो भारत हो या अन्य देश हो, जिस देश से ले जाए जाते थे, इन लोगों को एक एजेंट के माध्यम से मालिकों तक पहुंचाया जाता था। अर्थात मालिक एक एजेंट रखता था, एजेंट का संपर्क सीधा मजदूरों से होता था और एजेंट मजदूरों से इस प्रकार की झूठी बातें करके, उन्हें झूठी दिलासाएं दे करके ले जाते, मतलब कारखानों में ले जाते थे। लेकिन जब हकीकत वो मजदूर वहां पर जाकर के देखते थे कि हमने जो हमारा एजेंट है उसने हमसे इस प्रकार की बातें बताई थी कि बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी वहां पर वेतन मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। विपरीत जस्ट जो एजेंट बताता था उसका विपरीत ही वहां पर सुविधाएं मिलती थी। लेकिन कई मजदूर इससे भी डरते थे कि हमें ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो एजेंट उनको ये भी नहीं बताते थे कि तुम्हें कहाँ जाना है, समुद्री मार्ग से जाना है, किस मार्ग से जाना है। तो इस प्रकार की झूठी बातें उन्हें सुना करके ले जाते थे। और दूसरा कारण ये कई और शोषण भी है, जैसे मजदूरों से कोई निश्चित समय नहीं होता था काम करवाने का। अपने इच्छा के अनुसार मालिक खूब उनसे 10-10, 12-12, 13-13 घंटे काम लेते थे। अगर कोई भी व्यक्ति भागने की कोशिश करता था, चाय के बागान में जैसे काम कर रहे हैं, उद्योगों में काम कर रहे हैं, और भागने की कोशिश करता था तो उसे एक कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार से मजदूर डरे और सहमे हुए थे और अपने घर वापस लौटना चाहते थे। लेकिन उनके मालिक और जो एजेंट थे वो उनको घर नहीं आने देते थे और लगातार उन पर शोषण होता था। अब भारत द्वारा कच्चे माल का निर्यात, देखिए औद्योगिकरण को 1920 के आसपास भारत, देखिए सब लोग जानते होंगे कि स्वतंत्रता से पहले भारत से कई चीजें निर्यात की जाती थी। जैसे सबसे प्रसिद्ध है कपास। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु ब्रिटेन, मतलब कपास ब्रिटेन जाती थी, अर्थात कह सकते हैं इंग्लैंड जाती थी। जो कपास है भारत में उगाई जाती थी, उगा करके कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन को दे दी जाती थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन था, वही लोग ले जाते थे, मात्र भारतीय किसान उसको उगाते थे। तो उगा करके जब ब्रिटेन वहां पर ले जाता था तो वहां से कपड़े बना करके अपने भारत में ही बेचता था, अपने भारत को ही, मतलब कपास अपने यहाँ की, भारत की, और ब्रिटेन में जाकर के उससे कपड़े बनते थे और कपड़े फिर अपने इंडिया आते थे। मतलब 1 रुपए की चीज 10 रुपए में अपन लोग 10 नहीं तो कम से कम 20-20 गुना ज्यादा पैसों में अपन लोग खरीदते थे। जबकि समय बदलता गया तो इंग्लैंड में भी कपास का, जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो इंग्लैंड में भी कपास का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ने लगा। भारतीय कपास को वहां के उद्योगपतियों ने उसके भारतीय कपास के आयात पर बैन लगवा दिया सरकार के द्वारा। तो भारतीय कपास अब इंग्लैंड जाना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उनका मतलब था कि हमारे यहाँ पर खुद कपास उगाई जाती है। तो अब भारतीय कपास को भिन्न भिन्न जगह, भारतीय लोगों को भिन्न भिन्न जगह कपास बेचना होता था। लेकिन जैसे ही समय बदलता गया तो यहाँ पर अंग्रेजों ने सोचा कि हमारे पास, देखिए अब कपास की
जो उत्पादन क्षमता है हमारे देश में खुद इतनी कपास होने लगी है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो अंग्रेजों ने भारत में अफीम की खेती शुरू की। किसकी खेती शुरू की? अफीम। भारतीय किसानों से अफीम उगवाना शुरू किया, जो कि अफीम को चीन के बाजार में बेचा जाता था। वहां से चाय मंगाई जाती थी, चाय को अन्य जगह लोग बेचते थे। तो इसमें सिस्टम क्या होता था, इसको अंग्रेजों को फायदा क्या होता था, इससे देखिए, जब यहां से अफीम उगाई जाएगी, अफीम को चीन में बेचा जाएगा तो बहुत अधिक दाम पर बिकती थी। और यहाँ से अंग्रेजी शासक क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी लोग या अंग्रेज बहुत कम मूल्य पर उसका अफीम को खरीदते थे, तो उन्हें दोगुना फायदा होता था। चाय जब यहाँ आती थी तो चाय अन्य देशों में भेजते थे, तो उन्हें दोगुना हर तरफ से फायदा होता था। अब प्रथम विश्व युद्ध का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था, जो कि दो पक्षों के बीच लड़ा गया था, जिनमें से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये दोनों ही पक्षों के बीच लड़ा गया था। तो पहला पक्ष था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और दूसरा जो केंद्रीय शक्तियां थीं ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी। तो 1914 से जब ये विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो दुनिया की कई सरकारें थी, कई देशों की सरकारें थी, वो मानती थी कि ये युद्ध बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये युद्ध लगातार लंबा खिंचता चला गया और लगभग 4 साल से ऊपर तक ये युद्ध चला। जब इतने लंबे समय तक युद्ध चला तो जन धन सबकी हानि हुई। लगभग 90 लाख तो इसमें सैनिक मारे गए, 2 करोड़ से भी ज्यादा सैनिक इसमें घायल हुए। देश के विभिन्न भागों से, या कह सकते हैं जो कामकाजी लोग थे, उनको सेना में भर्ती किया जाता था और जब युद्ध में मारे जाते थे। तो इसी प्रकार से जनसंख्या भी बहुत अधिक मारी गई थी। तो वहां पर रोजगार के अवसर भी कम हो गए थे, क्योंकि जो लोग काम करते थे घर में, मान लीजिए अगर एक सदस्य है जो काम करता है, उसी को सेना में भर्ती करा दिया, इसके बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरती हुई चली जा रही थी। सबसे ज्यादा कंडीशन खराब थी इंग्लैंड की, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध का जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था वो इंग्लैंड पर पड़ा था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी, इंग्लैंड ने कई देशों पर राज्य किया, अंग्रेजों ने कई देशों पर राज्य किया, तो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरने लगी। वहां की अर्थव्यवस्था इस प्रकार से हो चुकी थी 1920 के आसपास, वहां की अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय हो रही थी। वहां पर हर एक व्यक्ति को काम भी नहीं मिल पा रहा था, कई लोग बेरोजगार हो चुके थे। जो मजदूर वर्ग के लोग, मतलब थोड़े गरीब वर्ग के लोग थे, उनको तो बिल्कुल कहीं पर काम ही नहीं मिल पाता था। तो 1921 में ब्रिटेन में तीव्र गति से बेरोजगारी बढ़ने लगी थी और इतनी तीव्र हुई कि ब्रिटेन की स्थिति विश्व के अन्य देशों से कमजोर होती चली गई। उस समय अमेरिका में अधिक उत्पादन की प्रक्रिया, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति तो गड़बड़ा रही थी, लेकिन यहीं से अमेरिका का उठना शुरू हो गया, अर्थात उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होना शुरू हो गई। तो 1920 के बाद अमेरिका में एक हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा, हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कार सब लोग जानते होंगे। फोर्ड कंपनी एक कार है, वो हेनरी फोर्ड अमेरिका में बनाई गई थी, अर्थात कह सकते हैं उसी के प्रदाता थे, उसी के देने वाले थे फोर्ड के। तो हेनरी फोर्ड ने उस समय 1920 में अधिक उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया अपनाई। वो प्रक्रिया कैसी थी उसके बारे में हम देखते हैं कि वहां पर उत्पादन कैसे बढ़ा। देखिए, हेनरी फोर्ड ने एक बार एक बूचड़ खाने में जाकर के देखा। बूचड़ खाने का मतलब है जहां पर जानवर काटे जाते हैं। वहां पर जाके देखा तो वहां पर क्या सिस्टम था कि एक पट्टा लगा होता था और जिस पट्टे के पास मजदूर खड़े होते थे और प्रत्येक मजदूर का अलग अलग काम होता था और पट्टा लगातार घूमता रहता था। तो जैसे ही जानवर का जो अंग कट के आएगा, या मान लीजिए जो काम इस मजदूर को करना है, जैसे मान लीजिए एक को उसकी स्किन उतारना है तो वो स्किन उतारेगा उसकी तुरंत, दूसरे का है कि उसे बराबर पीसों में डिवाइड करना है तो वो दूसरे का काम होगा डिवाइड करना, तीसरे का काम है धोना। तो ऐसे ही लगभग पट्टे पर लगातार वो चलता चला जाएगा
कोई भी मजदूर रेस्ट नहीं ले सकता, क्योंकि पट्टा घूम रहा है, नहीं तो फिर आगे निकल जाएगा, पर वो काम हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ना तो कोई एक दूसरे से बात कर सकता था और ना ही किसी मजदूर को समय मिलता था। तो हेनरी फोर्ड ने भी इसी तकनीकी पर अपने कुछ गाड़ियां बनाई, जिसके द्वारा हेनरी फोर्ड ने भी उसी पट्टे के द्वारा उसी तकनीकी के आधार पर मशीनीकरण की प्रक्रिया को अपना करके गाड़ियों का निर्माण शुरू किया, जिसके तहत वही काम होता था कि एक पट्टा होता था, उस पट्टे पर प्रत्येक कारीगर या प्रत्येक मजदूर को अपने अलग अलग पुर्जे उसमें लगाने होते थे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने चेसिस रख दी, दूसरा उसमें पहिया लगाएगा, तीसरा उसमें इंजन लगाएगा, चौथा उसमें लाइट लगाएगा। ऐसे ही सबके अलग अलग, मतलब एक का काम होता था बोल्ट कसना, एक का काम होता था, ऐसे लाइन से कई मजदूर खड़े होते थे, सबकी बिल्कुल अलग अलग काम होता था। तो इस प्रकार से, और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये गाड़ी आ गई वहां तक पहुंचेगी, ठीक, तो सबको अलग अलग, और पीछे से दूसरी भी गाड़ी आ रही है उसी पट्टे पे, दूसरी भी आ रही है, दूसरी मशीनीकरण पूरा सिस्टम था। इस प्रकार से किसी मजदूर को विशेष टाइम, मतलब टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि अगर उसकी जगह से वो गाड़ी आगे निकल गई तो निश्चित है उसमें अगर वो व्यक्ति बुलेट वाला है तो वो बुलेट नहीं लगा पाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो हेनरी फोर्ड ने यही तकनीकी को अपना करके अमेरिका में अधिक उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू किया था। ये प्रक्रिया 1920 में शुरू हुई थी, जो कि विश्व के अन्य देशों में ये प्रक्रिया फैलती चली गई और कई देशों ने इस तकनीकी को अपनाना शुरू कर दिया था। बस लेसन पूरा नहीं हुआ है, ठीक, बस इतना ही आज।